Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 4. Chapter's name is Footprints Without Feet, बिना पैर के पैरों के निशान। चैप्टर की अगर मीनिंग देखी जाए तो ये स्टोरी है ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की, जो एक डिस्कवर करता है एक ऐसी औषधि या फिर एक ऐसी दवा डिस्कवर करता है जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाती है, और वो प्रयोग अपने ऊपर ही करता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। आइए देखते हैं कि इससे अपनी पूरी बॉडी को अगर उसने इनविजिबल कर लिया है तो उसको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, किस किस तरह की परेशानियों में आता है, कुछ फ़ायदा होता है उसे देखते हैं। The two boys stared in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? एंड वेयर वाज द मैन। दो लड़के लंदन की गलियों में, अगर हम देखा जाए बात की जाए अगर इसके, तो दो लड़के जो कि लंदन की गलियों में जा रहे हैं, उन्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते हैं कीचड़ से सने हुए, मतलब कीचड़ वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और उन पैरों के निशानों में उनमें कोई शूज़ नहीं पहन रखे, मतलब पैर के ही निशान थे, शूज़ के निशान नहीं थे, वो पैर के निशान थे। वो बच्चे उन्हें उन कीचड़ के कह सकते हैं निशानों को ध्यान से देख रहे थे कि एक्चुअल में ये आए कहाँ से, इतनी ठंड में कौन नंगे पाँव सड़क में घूम रहा है जिसकी वजह से कीचड़ों के निशान आ रहे थे, ये आया कौन से, और वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान हैं। एज दे गेस्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। और उसी समय जब वो ये बात देख ही रहे होते हैं, किसी प्रिंट्स जो छपे हुए प्रिंट्स हैं उनको जब वो देख रहे थे, तो उस समय उनकी नज़र थोड़ी सी और कह सकते हैं उनके नज़र के सामने एक नज़ारा सामने आया। वो था कि अचानक से एक नया प्रिंट सामने आ गया। अचानक से एक नया प्रिंट सामने आता है, उसी सड़क पर वही कीचड़ का उस तरह का पैर उनको निशान दिखाई देता है, इंसान नहीं दिखाई देता, सिर्फ पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर वन, और एक फुटप्रिंट के बाद दूसरा फुटप्रिंट उन्हें दिखाई दे रहा था, मतलब एक के बाद एक फुटप्रिंट उसी टाइम उनके सामने आँखों में सामने दिखाई दे रहे थे। डिस्कैंटिंग द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे ये निशान। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी impressions became fainter and at last disappeared altogether. वो बच्चों को फिर आश्चर्य हुआ कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, एकदम से नए फुटप्रिंट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो उसका पीछा करते हैं। पर क्या होता है, अगर हमारे पैर गीले हैं या पैरों में कीचड़ है या कुछ भी है, तो फिर अगर हम चल रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसके जो निशान होते हैं वो अपने आप मिटते जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंट्स उस ज़मीन पे छप जाते हैं। उसकी वजह से वो जो निशान थे वो धीरे धीरे करके फैंटर होते गए, मतलब धीरे धीरे फीके होते गए, और एक टाइम ऐसा है कि जो पूरी तरह से वो गायब हो चुके थे, पर वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा था जिसकी वजह से वो पैर छप रहे थे। मैंने आपको बताया था, आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे, ये सिर्फ वही वैज्ञानिक ग्रिफिन है जो इनविजिबल हो चुका है और वही उस सड़कों पर चल रहा था जिसके फुटप्रिंट्स उन बच्चों को दिखाई दिए थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली वेरी सिंपल इनफ। एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री, रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन होती है, रहस्य की जो व्याख्या होती है, वो सच में आसान होती बताने में। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो जो बच्चे थे उस जगह पर, जो बच्चे जो आश्चर्य में थे, वो बच्चे किसका पीछा कर रहे थे, पैरों के निशान के पीछा कर रहे थे। पैरों के निशान किसके थे, उस वैज्ञानिक के थे जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसप्लांट करने की, मतलब पारदर्शी बनाने की दवाई खोज ली थी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin जो साइंटिस्ट था वो एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात साबित कर चुका था, या फिर एक ऐसी दवाई बना चुका था, प्रूव कर चुका था जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सके, या फिर वो चाहता था कि वो इस तरह की कोई दवाई बनाए जिससे ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सके। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as the sheet of glass. आखिरकार अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करने पर, अपनी बॉडी पर अलग अलग जो दवाइयाँ उसने बनाई थी उसका प्रयोग करने पर उसकी बॉडी एक ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। तो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, पर उसकी बॉडी जो थी सॉलिड थी। सॉलिड का मतलब यहाँ माना जाएगा जैसे हमारी बॉडी है, इस बॉडी को छुआ जा सकता है, यहाँ से टच किया जा सकता है, उसी तरह अगर वो इनविजिबल हो चुका है तो उसकी बॉडी को छुआ जा सकता है। ध्यान रखिए, कपड़े इनविजिबल नहीं हुए, उसकी बॉडी इनविजिबल हुई है। इसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी सॉलिड उसी तरह से थी जिस तरह से हमारी बॉडी होती है, नॉर्मल बॉडी उसी की तरह थी, बट इनविजिबल हो चुकी थी। ओके, brilliant scientist he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him
एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हालांकि वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा साइंटिस्ट जो इनविजिबल होने की, ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने की दवाई अगर बनाए तो कितना ज़्यादा ब्रिलियंट होगा वो। बट रादर लॉलेस पर्सन, पर वो एक लॉलेस पर्सन था जो कानून को नहीं मानता था, वो कानून को तोड़ता था, वो काम करता था जो उसे पसंद होता था। ठीक है, फिर भले कोई दूसरे व्यक्ति को काम पसंद हो या नहीं हो, उससे कोई परवाह नहीं इस बात की। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इसकी वजह से उसका जो लैंडलॉर्ड था, जो उसका मकान मालिक था, वो किराए पर रहता था, इसकी वजह से जो मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, और इसके बदले ग्रिफिन ने क्या किया, इनविजिबल हो चुका था वो, उसकी वजह से फिर उसने क्या किया, उसके घर को आग लगा दी। मतलब जो मकान मालिक था उसके मकान को आग लगा दी कि ठीक है तुम मुझसे इस तरह का बिहेव कर रहे हो तो चलो ठीक है, आपके लिए ये सजा है कि आपके मकान को आग लगा दी जाए। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, पर अपने आप को किसी को कोई नहीं देख पाया, उसे भागते हुए कोई नहीं देख पाया, कोई पकड़ नहीं पाया कि उसने आग लगाई थी, इसकी वजह से उसने अपने जो कपड़े थे वो उतार दिए। अब जब तक कपड़े उसकी बॉडी में उसे देखा जा सकता है, शर्ट अगर उसने पहन रखी तो सिर्फ शर्ट दिखेगी, कैप पहन रखी तो सिर्फ कैप पहन दिखेगी, तो इसकी वजह से वो उन कपड़ों को उतार देता है। इसका मतलब अपने सारे कपड़े उतारता है। Thus it was that he became a homeless, wandered without clothes। इसकी वजह से घर तो जला चुका था, अब वो होमलेस था, मतलब उसके पास घर नहीं था कहीं पे भी उस जगह पर रहने के लिए, इसके अलावा कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि कपड़े उसको उतारना जरूरी थे। अगर वो कपड़े नहीं उतारता तो उसकी बॉडी दिखती कि इस जगह पर कोई है। विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, कि बिना पैसे के और इनविजिबल, ठीक है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड, जब वो भाग रहा था तो उसके पैर कहीं किसी कीचड़ में आ चुके थे और उसकी वजह से जब भागते समय उसके प्रिंट दिखाई दे रहे थे। तो जब वो बच्चों को उनके प्रिंट्स दिखाई दिए तब वो भाग रहा था, अपने कपड़े छोड़कर, पीछे छोड़कर, उस कीचड़ से सने पैरों से भाग रहा था। तब वो बच्चों को दिखाई दिए थे और वो प्रिंट्स धीरे धीरे करके इनविजिबल हो चुके थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो आसानी से उन बच्चों से भी दूर भाग चुका था लंदन में, ठीक है। But his adventures were by no मीन्स ओवर, पर अभी जो उसके जो एडवेंचर्स थे वो ख़त्म नहीं हुई थी, या फिर उसकी जो परेशानियाँ थी वो भी ख़त्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। लंदन में उसने रहने के लिए, या फिर ये जो टाइम चूरा था कि मैं घर को आग लगाऊंगा या फिर इनविजिबल हो जाऊंगा, कपड़े उतार दूंगा, ये इसके लिए जो उसने टाइम चुना था ना वो बहुत बुरा टाइम चुना था। लंदन का उसने एक किस तरह का टाइम चुना था, इट वॉज मिड विंटर। मिड विंटर का मतलब होता है नवंबर का फर्स्ट महीना मान सकते हैं, या फिर उस समय बात की जाए नवंबर या दिसंबर माना जा सकता है। बट मिड विंटर मतलब बीच मध्य कह सकते हैं, शीत ऋतु की बात की जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का हमारे यहाँ के जो विंटर होता है और लंदन का जो विंटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। वहाँ बर्फ़ गिरती है इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है, माइनस तक में चली जाती है। या तो मिड विंटर था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। ठंड बहुत ही ज़्यादा तीखी थी, या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चुभने वाली थी, पर अब वो था, उसे तो बिना कपड़ों के रहना ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो बिना कपड़ों के नहीं रहता तो पकड़ा जा सकता था। इसकी वजह से अब इस ठंड में वो बिना घर के, बिना कपड़ों के था, तो परेशानी आप समझ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। सड़कों पर इसी तरह से चलने के बजाय उसने सोचा कि रात किसी शॉप में गुजारी जाए, किसी एक शॉप में चले जाया जाए, क्योंकि उसको कोई नहीं देख सकता था, तो किसी भी शॉप के अंदर वो उस टाइम वो इंटर कर सकता था, ठीक है। तो शॉप में गुजारी जाए ताकि ये जो ठंड में मरने से बचा जा सके, क्योंकि बॉडी तो है उसकी, मैंने बताया था बॉडी तो सॉलिड है, तो हवा तो उसे लगेगी। उसे अगर कोई पकड़ेगा तो पकड़ में भी आ सकता है, अगर वो पर दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी अगर कोई हाथ सकता है तो वो उसका हाथ पकड़ में भी आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस सिर्फ इतना है कि वो दिखाई नहीं देगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। ध्यान देना इस बात पे। वो एक शॉप में गया, मतलब शॉप का मतलब एक बड़ी शॉप में गया जहाँ पे हर तरह की सुविधा मिल जाती है, मतलब हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। उस शॉप में गया था वो, उसने वेट किया कि कब ये शॉप क्लोज होगी, क्योंकि तब तक वो कोई हरकत नहीं कर सकता था, वरना किसी को पता चल जाता यहाँ कोई है। इसलिए वो सिर्फ अंदर गया और किसी जगह पर जाकर बैठ गया हो या कहीं पर भी जाकर ठहरा हो, पर उसने वेट किया कि कब ये दुकान बंद होगी। जब वो शॉप बंद हो चुकी थी अब उसके पास पूरा तरह से टाइम था कि वो अपने कपड़े पहन सके, वो कुछ करना चाहे उस शॉप में वो कर सके, कुछ खाना चाहे वो खा सके। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloth। उसने क्या किया, वहाँ पर जितने भी नए कपड़े थे जो बॉक्सेस में थे उनको खोलना स्टार्ट किया, और जो गर्म कपड़े पहन सकता था वो गर्म कपड़े उसने पहने। Soon
विथ शूज़ भी पहने, एंड ओवरकोट, उसके ऊपर एक ओवरकोट पहना, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक चौड़ी सी एक हैट पहनी। ओके, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल मैन। अब वो किस तरह से दिखाई देता है? फुली ड्रेस्ड, जिसके पास कैप है, ओवरकोट है, गर्म कपड़े हैं, शूज़ है, पैंट जींस जो भी पहनना चाहे वो सब कुछ था उसके पास। पर ध्यान दीजिए, अभी भी गले वाला पार्ट, अगर गले को चाहे तो स्कार्फ से कर सकता था, पर पूरे चेहरे वाला पार्ट उसका बच रहा है। ठीक है, ग्लव्स तो हाथों में पहन सकता है अगर चाहे तो पूरी तरह से फुली ड्रेस था वो। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फिर उसने क्या किया, उसी शॉप के ग्रोसरी स्टोर से मतलब कह सकते हैं, मीट, ठंडा मीट उसको मिल गया, कॉफ़ी मिल गई, तो जो उसे और भी खाने के लिए मिठाइयाँ, जो भी चीज़ उसको खाने के लिए मिल सकती थी वो सब वहाँ पर उसे मिल चुकी थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स। और फिर लास्ट में उसने अपने आप को सोया हुआ पाया, या फिर लास्ट में वो सोया गद्दों के ढेर के ऊपर, क्योंकि अब कपड़े पहनने थे, पहन लिए, ठंड लग रही है, नहीं लग रही है। दूसरी बात, भूख की प्रॉब्लम थी, खाना उसने खा लिया, जो वो खा सकता था, अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती थी उसको, वो सारी चीज़ उसने खाई जितना खा सकता था। उसके बाद अब बारी आई सोने की, तो गद्दों के ढेर के ऊपर वो सो चुका था, वो गद्दे जो बिकने के लिए वहाँ पर रखे हुए थे। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. सब कुछ ठीक रहता अगर ग्रिफिन अपने आप को समय से पहले उठा देता, तो समय से पहले उठा देता, वो जो उसने कपड़े पहन रखे थे उन सबको वापस उतार देता, तो जब जो भी शॉप के मालिक आए थे या फिर वर्कर्स आए थे वो उसे देख नहीं पाते, वापस उसी तरह से निकल जाता, पर वो अपने आप को उठा नहीं पाया। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी असिस्टेंट्स थे या फिर जो वर्कर्स थे वहाँ के जब उसमें आ रहे थे तब तक वो नहीं उठा था। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि कुछ वर्कर्स उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स ने जब देखा होगा कि ये कौन सोया हुआ बेड के ऊपर है, तो फिर जब वर्कर्स उसकी तरफ आ रहे थे तब वो पैनिक हुआ, और पैनिक होने की वजह से फिर भागा। द नेचुरली गेव चेस, सीधी सी बात है, द नेचुरली गेव चेस, सबने उसका पीछा किया, क्योंकि सीधी सी बात है शॉप के अंदर कोई व्यक्ति मिलना मतलब चोर है, सीधी सी बात है, तो उसका पीछा किया जाना जरूरी है। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप only by quickly taking off his newly found cloth। अब भागने का कौन सा तरीका था उसके पास? अब he was able to escape only, सिर्फ एक ही तरीका था उसके पास कि वो अपने धीरे धीरे कपड़े उतारते जाए, क्योंकि जब तक कपड़े नहीं उतारेगा तब तक वो दिखेगा और उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। रनर नहीं था जो बहुत तेज़ भाग जाएगा वो, ठीक है, तो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। ओके, जनवरी की बात की जा रही है, मतलब नवंबर दिसंबर नहीं, आज जनवरी की ठंड की बात हो रही है, मतलब आप समझ सकते हैं जनवरी नवंबर से ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब वापस से अपने आप को वो पाता है पूरी तरह से, कह सकते हैं नग्न अवस्था में, मतलब कि उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, इसकी वजह से वापस से उस ठंड में अपने आप को उस कंडीशन में पाता है। This time he decided to try the stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। ध्यान दीजिए इस बात पे कि अब उसे क्या करना चाहिए था, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर उसे अब पूरे शहरों में घूमना भी अगर उसे, ठीक है, उसके चेहरे को कोई नहीं जानता है, अभी तक उसके चेहरे को किसी ने देखा नहीं जहाँ जब उसने इस तरह काम किए हैं, ठीक है, सिर्फ मकान मालिक का घर चलाया था, बात की जा रही है अगर, तो अगर उसे अपने आपको अब हाइड करना है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं ढके, ना सिर्फ बॉडी को ढके, उसके गले को, ठीक है, शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट को, मतलब उसके चेहरे को भी ढके। इसलिए थिएटर कंपनी में जो कि थिएटर का काम करते हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह की पोशाकें मिल जाती हैं, ठीक है, जो प्ले करते हैं, उस जगह पर उसने जाने की सोची, वहाँ पर जाकर उसको सारी चीज़ें मिल सकती थी। श्रिविंग विथ कोल्ड ही हरी टू ड्यूररी लैंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थिएटर वर्ल्ड का जो एक पार्ट है, उस जगह, उस एक एरिया है, उस जगह पर जाकर वो सोचता है कि अब इस जगह पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसे जल्द ही एक सुटेबल शॉप मिल जाती है जहाँ पर उसको अपने जो ज़रूरत की चीज़ें वो मिल सकती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat। उस शॉप में जब उसको शॉप मिलती है तो उस शॉप में चढ़ने के लिए वो किसी तरह से सीढ़ियों से अपनी जगह बना लेता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, या किसी भी तरीके से उस शॉप के अंदर एंटर होता है, वहाँ अपने बॉडी में या फिर अपने चेहरे पर क्या करता है, बैंडेज बांध देता है, ताकि बैंडेज सिर्फ दिखे, ऐसा लगे कि हाँ इसको चोट लगी है। वो चाहता था, चेहरा तो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने बैंडेज बांध दी जिससे लगे कि इसको चोट लगी चेहरे पर, ठीक है, तो बैंडेज बांध देता है, हेट पहन लेता है, जो कपड़े पहने जा सकते हैं वो पहन लेता है, फालतू नोज़ मतलब नकली नाक लगा लेता है,
ठीक है, जो भी बड़ी सी हैट पहन सकता था या फिर जो भी ले सकता था वो वहाँ से ले लेता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलोसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और बिना पकड़े जाए भागने के लिए, उस शॉप से वापस जाने के लिए उसने क्या किया, वहाँ के जो शॉपकीपर था उसे पीछे से अटैक किया, पीछे से कुछ चोट पहुँचाई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और वहाँ से निकल गया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके पास से जितना भी पैसा उसे मिल सकता था उसकी जेब में या उसके पास से, शॉपकीपर के पास से शॉप में, वो उसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. इन मतलब होटल होती है, वहाँ का जो सराय कहा जा सकती है। तो जल्द ही वो पूरे लंदन की जो भीड़ भाड़ वाली जगह से बच के जाने के लिए वो एक विलेज में जाता है, इसका नाम आइपिंग है। वहाँ जाने की सोचता है और वहाँ जाकर एक 2 रूम वाला, एक कह सकते हैं अपने लिए रूम बुक करवा लेता है एक लोकल इन में। वहाँ की जो लोकल इन होती है, लोकल होटल होती है, वहाँ पर। द अराइवर ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। विंटर के समय वहाँ पर कोई मेहमान का आना या फिर किसी व्यक्ति का ठहरने के लिए आना एक अनयूजुअल सी बात थी, ठीक है, असामान्य सी बात थी। इसलिए सबका ध्यान उस पर था कि ये कौन व्यक्ति क्यों आया है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और जितने भी वहाँ लोग थे उन सब की जुबान चलने लगी थी इस बारे में कि एक्चुअल में स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन कौन है। स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन, सीधी सी बात है, आपको खुद आपने इमेजिन किया होगा उसको, जब उसने अपने पूरे कपड़े पहने और चेहरे पर बैंडेज लगा रखी, फॉल्स नोज पहन रखी, बड़ी सी हैट है, मतलब चेहरे को कहीं ना कहीं से पूरे छुपाने की उसने कोशिश कर रखी है, तो हर किसी को वो अजीब लग रहा था। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, कि मकान मालिक की जो पत्नी थी मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे बातचीत करने की या उससे फ्रेंडली होने की पूरी कोशिश कर रही थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिसायर टू टॉक, पर ग्रिफिन की उनसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, फिर उसने उससे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग इन आइपिंग इज़ ए डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। उसने अपने साफ शब्दों में कह दिया मिसेस हॉल से कि मेरा यहाँ पर आने का जो मकसद था वो एकांतपन है, मतलब मैं चाहता हूँ एकांत। लंदन मैं कहीं से आया हूँ तो भीड़ वाली जगह को छोड़ कर आया हूँ, तो मुझे एकांत चाहिए मैं अपने काम के लिए। और जो आप सबके मन में चल रहा है वो बात सिर्फ इतनी है कि मेरे किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस ऐसा हो चुका है। तो अब ज़्यादा मत सोचिएगा इस मैटर में। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, वो समझ चुकी थी, सेटिस्फाई थी इस बात को लेकर कि उसका जो मेहमान है वो एक साइंटिस्ट है, एक गंभीर साइंटिस्ट है। और दूसरी बात तो ये थी कि उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी कि उसको जो एडवांस में पेमेंट मिल चुकी थी, अब उससे कोई मतलब नहीं था। एक होटल चलाने वाले लोग को अगर पैसा मिल रहा है तो काफ़ी उतना। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू excuse his strength, habit and irritable temper, but the stolen money did not last longer, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी थी मिसेस हॉल की कोई भी बात के लिए, क्योंकि वो जो उसकी हैबिट थी जिस पर्सन की और इरिटेबल टेम्पर का मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था, तो उस चिड़चिड़े व्यवहार को वो प्रिपेयर कर चुकी थी, अपने आप को संभाल चुकी थी। हाँ, इस तरह के व्यवहार मुझे झेलना है, या फिर इस व्यक्ति मेरे यहाँ रहने आ रहा है, एडवांस में पैसा दे दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पर जो पैसा था, जो स्टोलन मनी थी, जो उसने शॉपकीपर से चुराई थी, वो ज़्यादा दिन नहीं चला। अब ग्रिफिन के पास कोई रेडी कैश नहीं था, कोई भी कैश नहीं था उनको देने के लिए, अलग से आगे दिनों के किराया देने के लिए। पर उसने फिर इस तरह से प्रिटेंड किया कि उसका कोई चेक है जो आने वाला है, जिसे जो भी पेमेंट है, जितने भी दिनों का किराया है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बनाया था। Shortly afterward, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. पर एक अजीब सी घटना कह सकते हैं, एक अजीब सी घटना सुबह घटी। बहुत सुबह की बात की, अर्ली इन द मॉर्निंग की बात की जा रही है। तो उस समय एक क्लर्गीमैन, इसका मतलब होगा कि वहाँ के जो पादरी होते हैं, ठीक है, जो पूजा करते हैं वहाँ की, ठीक है,
ईसा मसीह की, तो उनके 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 वो जो वाइफ है, ठीक है, वो अपने आप को सुबह उठाते हैं, फिर उनकी नींद खुल जाती है एक नॉइज़ की वजह से। एक अजीब से स्टडी रूम में उनका जो जहाँ सोते हैं उसके अलावा जो रूम था, जो स्टडी रूम माना जाता है जहाँ वो पढ़ते हैं, तो उस जगह से कोई आवाज़ आती है जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्कीमैन्स डेस्क। फिर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, या फिर डाउन जब वो नीचे की तरफ आते तो उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि उन्होंने किसी डेस्क खोले और वहाँ से पैसे चुराए हैं। ध्यान दीजिए, आप समझ चुके होंगे कि ये ग्रिफिन ही है जो साइंटिस्ट है जिसके पास पैसे ख़त्म हो चुके, तो अब उसने क्या सोचा कि आस पड़ोस में किसी व्यक्ति से पैसे चुराए जाएँ इनविजिबल होकर। उसने अपने कपड़े उतारे और सुबह जल्द ही कहाँ गया, क्लर्कीमैन के घर गया और वहाँ जो डेस्क में पैसे थे वो उसने चुराए। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung upon the door. अब पता है क्लर्कीमैन को, या जो पादरी था उसको पता चल चुका है कि कमरे के अंदर कोई व्यक्ति होना हो, वो चोर है, तो क्या किया जाए। उसने एक रॉड उठाती है, एक लोहे की एक रॉड उठाता है और धीरे धीरे तरफ डोर की तरफ जाता है। सरेंडर मतलब डोर की तरफ जाके बोलता है सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो, मेरे हवाले कर दो। देन उसे वो दिखाई नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, उसने सिर्फ अंदाज़ा लगा अंदर कोई है, इसलिए उसने आवाज़ लगाई सरेंडर की। ओके, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तब उसे रियलाइज़ होता है, उसका आश्चर्य कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसे पता चलता है कि ये जो कमरा है ये तो पूरा खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप ए चिमनी। वह कहाँ देखते हैं, वह डेस्क की तरफ पहले ध्यान देते जाते हैं, लुक्ड अंडर द डेस्क, जब डेस्क की तरफ देखते हैं उसके बाद वो देखते हैं कर्टन के पीछे या फिर चिमनी तक में, मतलब जहाँ उस रूम में किसी व्यक्ति को ढूंढा जा सकता था वो हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। देयर वॉजेंट ए साइन ऑफ एनीबडी, पर वहाँ पे कोई भी किसी व्यक्ति का निशान नहीं था। हियर द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, पर फिर भी वो जो डेस्क थी वो खुली थी और हाउस कीपिंग मनी, जो घर को चलाने के लिए जो पैसा होता है, ठीक है, महीने का जो खर्च होता है, वो वहाँ से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर द क्लर्कीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द, पूरे दिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर मतलब अद्भुत घटना, ठीक है, बस यही बात वो कहता रहा कि कोई व्यक्ति आया पर दिखाई नहीं दिया और पैसा गायब है। ये तो पक्का है कोई आया था, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट डूइंग। पर यह अद्भुत घटना उतनी अद्भुत नहीं थी जितनी मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई थी। The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो अपना रूम का गेट जो था हमेशा बंद रखता था, पर वो जो गेट था इस बार खुला था। Usually it was shut and locked. He was furious if anyone entered his room. उससे अजीब सा लगता था जब भी कोई उसके रूम में एंटर होता था, इसके लिए अपने गेट को हमेशा बंद रखता था। कौन? साइंटिस्ट। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी सी लगी कि अगर हम इस व्यक्ति को नहीं जानते अच्छे तरीके से तो जानने का अच्छा मौका, इस बार इनका गेट खुला है तो अंदर जाके जांच पड़ताल की जा सकती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन या अंदर करता क्या है। दे पीप्ड अराउंड द डोर saw nobody and decided to investigate. उन्होंने हल्का सा पीप मतलब झाँक के देखा दरवाजे के अंदर कि क्या कोई कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर की कोई नहीं उन्हें दिखाई देता है, तो फिर क्या सोचते हैं इन्वेस्टिगेट किया जाए, अब जाके इन्वेस्टिगेशन की जाए इस चीज़ की कि अंदर है क्या एक्चुअल में। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स। जो बेड था वहाँ का, उसको जब उन्होंने हाथ ला के देखा तो पता चला कि वो बेड ठंडा था, इसका मतलब है साइंटिस्ट वहाँ पर बहुत देर तक लेटा हुआ नहीं था, बहुत पहले ही जा चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस हैड ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम। और एक और स्ट्रेंज चीज़ उन्हें नजर आई कि बेड पर वो सारी चीज़ें उन्हें दिखाई दी जो वो साइंटिस्ट पहनता था, मतलब बैंडेज या फिर हैट या फिर जो कोट होता था, फिर जो भी क्लॉथ्स होते थे वो पहनता था, वो सब कुछ वहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ तक कि फॉल्स नोज भी आप मान सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल को अपने पास सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, किसी व्यक्ति ने उसके पीछे की तरफ कोई सांस ली, सीधी सी बात है ग्रिफिन उनके पीछे ही खड़ा होगा। ए मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और उसी समय अचानक से वहाँ पर रखी हुई
एक उसकी हेड, ग्रिफिन की हेड हवा में उछलती है और किसकी तरफ, उसके चेहरे पे आकर टकराती है, मिसेस हॉल के। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अराइव, और अचानक से जो बेडरूम की जो चेयर थी, जो बैठने वाली चेयर होती है, वो अचानक से जीवित हो जाती है। जीवित होने का मतलब यहाँ पे हिलना स्टार्ट कर देती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट टू हर, और हवा में उड़ती हुई किसकी तरफ आती है, मिसेस हॉल की तरफ आती है। लेग्स फॉरमोस्ट as she and her husband turned away in terror, an extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and locked the door after them। और उसी समय क्या होता है कि वो जो चेयर का आपने बताया था, वो चेयर आके लगती है उसके पैरों में, मिसेस हॉल के, और दोनों की दोनों हस्बैंड और वाइफ को उसी पे चेयर के द्वारा बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है और गेट अचानक बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, भय से या कह सकते हैं घबराहट की वजह से मिसेस हॉल चेयर की तरफ से ऑलमोस्ट गिर ही चुकी थी, मतलब सॉरी सीढ़ियों पे गिर ही चुकी थी। शी वॉज कॉन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉस्ट दिस इन एंटर इनटू हर फर्नीचर। वो इस बात को मान चुकी थी कि इस रूम में हो ना हो ये रूम हॉन्टेड है, या फिर इस रूम में कोई ना कोई आत्मा है, और या फिर ये हो सकता है कि वो जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, जो साइंटिस्ट है, उसने इस आत्मा को उस चेयर में डाल दिया, तभी तो चेयर जीवित हो चुकी थी, और हवा में उछली और हमें धकेल के बाहर किया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। उसने फिर कहा कि मेरी जो बेचारी, मेरी जो बूढ़ी सी माँ थी, वो इस चेयर में बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब यही चेयर मेरे ऊपर उठी है या अटैक किया मुझके ऊपर। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, बट विचक्राफ्ट और नॉट। व्हेन न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. The feeling, वापस पैराग्राफ समझाऊँ, द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज द ट्रबल कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट। ये जितनी भी घटना हुई थी, ये सारी की सारी घटनाओं ने आसपास के जो नेबर्स है उनको अचंभित कर रखा था, और जादू टोना उसे समझ रहे थे कि हो सकता है कि कोई जादू टोना या फिर कोई भूत या प्रेत वाली बात हो। व्हेन न्यूज़, और फिर ये और इसी के साथ ये जो घटना घटी थी मिसेस हॉल के साथ कि उसकी चेयर उठी थी, उनके ऊपर हमला किया था और बाहर धकेल दिया था। इसके अलावा वो जो क्लर्की मैन, मतलब जो पादरी के घर में जो घटना घटी थी, बिना कोई व्यक्ति दिखे उनका पैसा गायब हो चुका था, ये दोनों घटनाएं का मिक्सर अगर किया जाए, फिर इन दोनों घटनाओं के बारे में सोचा जाए, तो पता चलता है कि ये हो ना हो उस साइंटिस्ट ने, सबका ध्यान उस साइंटिस्ट की तरफ गया था कि हो ना हो इसके पीछे साइंटिस्ट ही हो सकता है। और उसी समय साइंटिस्ट न जाने कहाँ से अपीयर हो जाता है, अपने उसी तरह के कपड़े सारे पहनकर, और मिसेस हॉल के सामने आता है और अपने जो पैसे होते हैं वो उसे ऑफ़र करता है। मतलब थोड़ी देर पहले या फिर कल तक की बात की जाए तो साइंटिस्ट के पास पैसे नहीं थे, वो कह रहा था कि कोई चेक आएगा उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा, और अचानक से वो इन घटनाओं के बाद वो मौजूद होता है और फिर मिसेस हॉल को पैसे देता है कि ये लीजिए, जो बकाया पैसे थे, जो किराया था मेरा, ये आपको मैं अब दे रहा हूँ, वो भी कैश में। तो इस बात ने प्रूफ कर दिया था कि हो ना हो इस सब के पीछे साइंटिस्ट का ही हाथ है। ये चोरी जो की गई थी वो साइंटिस्ट के द्वारा ही की गई थी। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, जो विलेज का कांस्टेबल था या फिर जो पुलिस थे, उसे सीक्रेटली मतलब उन्हें बिना किसी को दूसरों को इन्फॉर्म किए उन्हें डायरेक्ट बुलवाने के लिए भेजा गया या बुलवाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। अपने एम्प्टी रूम में था, खाली रूम में वो न जाने कहाँ से रहस्यमय तरीके से वो मौजूद हो चुका था, पर मिसेस हॉल ने उसका वेट नहीं किया कि कांस्टेबल को बुलाया है, वो आके जांच पड़ताल करेगा, इस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करेगा। उसने उसका वेट नहीं किया, वो डायरेक्ट उसके रूम में जाती है और उससे खुद पूछने की कोशिश करती है। I want to know what you have been doing in my chair upstairs, she demanded. उससे बोला कि मैं जानना चाहती हूँ अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे, या फिर तुमने मेरी चेयर के साथ किया क्या है। And I want to know how it is that you came out of an empty room and how you entered a locked room. और वो जो दरवाज़ा लॉक था उसमें तुम एंटर कैसे हो गए। मुझे दो सवालों के जवाब दो कि उस चेयर के साथ आपने क्या किया है और इस एम्प्टी रूम में तुम दाखिल कैसे हो चुके थे, ये बात पूछी जा रही थी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, पर साइंटिस्ट के नेचर हम सब जानते थे क्विक टेम्पर्ड था, मतलब उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था।
नाउ ही बिकेन फ्यूरियस, अब वो अजीब सा व्यवहार करना स्टार्ट करता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम, तुम नहीं समझते मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर मैं हूँ कौन। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, ये बात कहते कहते वो बाहर की तरफ गए थे और अपने जो बैंडेजेस से वो उसको निकालना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करता है। विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे या फिर उसने जो मुझे या फिर जो भी उसने फॉल्स नोज या हेट या फिर क्लॉथ्स थे वो धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करता है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसे सिर्फ कुछ मिनट लगे थे, ए मिनट। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. यहाँ पर इस बात को समझते हैं हम कि इस बार अभी उसने अपने जो ऊपर का पार्ट था, मतलब कह सकते हैं हेड और फिर बैंडेजेस और फॉल्स नोज और चश्मे जो भी उसने पहन रखा था वो निकालता है, अभी उसने कपड़े नहीं निकाले, ठीक है, इसका जिक्र नहीं हुआ है। पर वो जब ये कर रहा था वो बाहर तक पहुंच चुका था जहाँ पर दूसरे लोग बैठे हुए थे। दूसरे लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका सर नहीं है। वो इनविजिबल पर्सन है जिसने सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं, अभी ऊपर वाला जो शोल्डर के ऊपर वाला पार्ट है उसने अपना पूरा गायब कर देता है। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें ढक रखी थी उसने वो हटा देता है। तो अब क्या बचा, सिर्फ उसका ये वाला पार्ट, गर्दन वाला पार्ट, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट उसका अब नहीं दिख रहा किसी को। तो सीधी सी बात है, लोगों को क्या दिखेगा कि बिना सर वाला व्यक्ति दिखाई देगा उसके सामने। Mr. Jeffers, the constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without head. मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल है वो अब आ चुके थे, जिन्हें बुलवाया गया था वो अब आ चुके थे, पर उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे वो कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सर नहीं है। मतलब अपनी लाइफ में पहली बार वो किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जिसका सर नहीं है, फिर अब उन्हें उस ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सर नहीं है। But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrants ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. पर वो ये बात जानता था कि मैजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर दिए, मैजिस्ट्रेट ने अगर वारंट निकाला है तो उसे उस काम को करना ही होगा। उससे अगर वो कोई व्यक्ति का सर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, उसे पकड़ना पड़ेगा अगर ऑर्डर निकला है तो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. The followed remarkable scene. अब उसके बाद एक और रिमार्केबल सीन सामने आता है पुलिसमैन के सामने। अभी तक तो सिर्फ उसको ऐसे व्यक्ति से लड़ना था या ऐसे व्यक्ति को पकड़ना था जिसका सर नहीं है, पर अब उसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ग्रिफिन अब इनविजिबल होने के लिए जितने भी उसके एक के बाद जो कपड़े थे वो एक के बाद एक कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। फाइनली a shirt flew into the air and the constable found himself struggling without someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. पर अब लास्ट में जो अपनी शर्ट होती वो उछालता है, कांस्टेबल अपने आप को पाता है एक इनविजिबल व्यक्ति से लड़ते हुए। मतलब सीधी सी बात है, उसने उसको पता तो चल गया था ये व्यक्ति शर्ट उतारा हुआ था, इनविजिबल हो रहा है, तो उससे कांस्टेबल ने उसको जाके पकड़ लिया था। पर अपने आप को पकड़ता है, कुछ लोग उसकी हेल्प भी करते हैं पकड़ने के लिए, पर सभी के सभी अपने आप को सिर्फ लात या घूंसों से कह सकते मार खाते हुए पाते हैं, क्योंकि इनविजिबल व्यक्ति मतलब ग्रिफिन को कोई नहीं देख पा रहा था, इसलिए जो भी व्यक्ति उसकी हेल्प के लिए आ रहे थे कांस्टेबल की, उन सबको वो लाते घूंसे से मार रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और जो साइंटिस्ट दिखाई नहीं दे रहा था, जो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, जो जेफर ने अपनी लास्ट कोशिश की थी उसको पकड़ने की, उसके बाद वो बेहोश हो चुका था। मतलब बेहोश होने के पहले उसने अपनी लास्ट कोशिश की थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। लास्ट में उसकी मार की वजह से, ग्रिफिन की मार की वजह से वो बेहोश हो जाता है। There was nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. हर कोई नर्वस था और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्साइटेड था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी मान सकते हो और एक्साइटेड भी था, और सबके सब चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, सभी एक ही आवाज़ में चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, पकड़ो उसे। पर किसे पकड़ा, कहाँ पर पकड़ा जाए ये कोई नहीं जानता था। बट दिस वॉज ईजियर, इसलिए ये कहना आसान था पकड़ो उसे, पर पकड़ना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और
ग्रिफिन अब वापस से पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था और कोई नहीं जानता उसे कहाँ पकड़ा जाए या कहाँ पकड़ा गया था या फिर पकड़ा जा सकता था। स्टोरी फिनिश होती है। आप इससे क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिएगा और एक बार अगर आपको कुछ तकलीफ होती है या कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो उसे आप पॉज कीजिएगा या फिर बैक कीजिएगा और आप उसे देख सकते हैं। ओके।